अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक बहुत अहम दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के अंदर मौजूद हैं और ये समझा जा रहा है कि एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी तुर्की के साथ। आपके कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स तो हैं भी और एक ब्रदरहुड का रिलेशनशिप भी है, लेकिन ये दौरा ख़ास तौर पर अहम क्यों होगा, इस दौरे से क्या हासिल कर सकेगा पाकिस्तान, इस पर भी बात करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इमरान खान के दौर में नहीं थी। सरप्राइजिंगली जब से नई हुकूमत आई है तब ये बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा हो गया है और 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग बड़े और छोटे शहरों में ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और पंजाब के अंदर की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। नए गवर्नर ने हल्फ लिया है और जो नई काबीना है वो किस तरह से काम करेगी और बाय पोल्स में किस तरह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ PML और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे इकट्ठे चलेंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अली हैदर गिलानी साहब, सूबाई काबीना के वज़ीर हैं और एक पूरी तगोदो है उनकी, हमने देखी किस तरह से अफ़गानिस्तान में उनको एक एक्सपीरियंस हुआ, बट स्टिल इज़ ब्रेव इनफ टू बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया अली हैदर गिलानी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 63A को लेके आपका क्या रिस्पॉन्स है? ये एक ऐसा फैसला है जिस पे आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत में जो वोट्स काउंट करके हमजा शहबाज जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो उसकी अहमियत कम हो जाती है, वो कानूनी नहीं रहती, लेकिन आपने इसी काबीना के अंदर हल्फ उठाया, आप इसका हिस्सा हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू बतूल। देखें, एज ए पार्लियामेंटेरियन हु बिलीव्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं समझता हूँ कि 63 की जो तशरीह जिस तरह होनी चाहिए, वो अगर कोई क्रॉस करे तो बिल्कुल वो डी-सीट होते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया जो आइन में लिखा हुआ है उसके तहत ही डिस्क्वालिफिकेशन अमल में आती है। तो हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया था, इट वाज अ स्प्लिट डिसीजन 3-2 का सॉरी, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के जो सारे जो मराहल थे उनको उन्होंने बिल्कुल सेटिस्फाइड करके उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालिफिकेशन रीसीटिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब एक कैंडिडेट जब एक मेंबर वोट कास्ट करता है इन 4 चीजों के ऊपर, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस है, मनी बिल है और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, तो वो बाकायदा उसके पास इख्तियार है वोट करने का, तो आप उससे वोट का इख्तियार नहीं ले सकते। और वो बाय हिज ओन विल वो अगर चाहे तो वो फ्लोर क्रॉस करके डी-सीट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब की जहाँ तक ताल्लुक है उसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी और बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पे उनको उनके पास गुंजाइश थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सबको वो कर दिया डिस्क्वालीफाई एज एन डी-सीट। बट हमारी एक मेंबर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था, आयशा नवाज उनका नाम है, शी हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन डिसीजन। ठीक है, अब अली हैदर गिलानी साहब इस बारे में बताइएगा कि PMLQ भी अब कोर्ट्स के ज़रिए अपनी पावर को दोबारा रीगेन करने की कोशिश करी है, वो कुछ ऐसे फैसलों का इंतज़ार करिए जिसके बाद शायद उसके नंबर्स बेहतर हो जाएं। PTI चाहती है कि सूबाई और नेशनल असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ बढ़ जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि आपके लिए बजट पास करवाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा पंजाब के अंदर? देखिए जी, PTI और काफ लीग की जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ नॉन पॉलिटिकल बंदा ही ऐसी बात कर सकता है। जो असम्बलियों से इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे देते हैं, अब कहते हैं हम इस्तीफे नहीं देते। काफ लीग जो है वो कोर्ट में चली गई है, एक इलेक्शन जो कि एक लेजिटिमेट इलेक्शन था उसको लेके, जबकि आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है कि आप कोर्ट की अदालत की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये ऐसे मामला कोर्ट में हल नहीं होने, ये मामला फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही हल होने हैं। एंड जो आपका सवाल है कि बजट के बारे में, बिल्कुल जी, बजट की तैयारी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये 6 जून को प्री बजट सेशन भी होगा हमारा। वी आर कंफर्टेबल कि हमारे पास नंबर्स हैं जिससे हम सिंपल मेजोरिटी से बजट पास करवा लें। ठीक है अली हैदर गिलानी साहब, हमने देखा है कि 20 जगहों पे बायपोल्स भी हो रहे हैं पंजाब के अंदर, तो आपको क्या तवक्को है? मुझे आपकी फीडबैक चाहिए कि इस वक्त ये बहुत डिस्कस हो रहा है कि PMLN अपनी टिकट्स
किसको देगी? उन अरकान को देगी जो पीटीआई से नाराज़ होकर उनकी तरफ आए, या अपने साबिका टिकट होल्डर्स को देंगे? इसमें आपके नज़दीक एक बेहतर सियासी सजेशन क्या है? मेरा सियासी जो, क्योंकि सारे अमल के अंदर मैं इसका हिस्सा रहा हूँ, पंजाब की गवर्नमेंट को हटाने में, और फिर उसके बाद जैसे कोई गवर्नमेंट बनाई हमने, तो आई थिंक कि PMLN इज कमिटेड टू देयर प्रॉमिस विद दी MPs जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया और वोट दिया, तो उनका हक भी बनता है, उन्होंने कुर्बानी दी है PMLN के लिए, तो PMLN उनको भी टिकट देगी। एंड आई थिंक कि वो सब जीत के वापस आएंगे। ठीक है, गिलानी साहब ये बताइएगा कि क्या डेडलॉक है PMLN और आपके दरमियान कुछ मिनिस्ट्रीज के ऊपर? देखिए, डेडलॉक नहीं है असल में, क्योंकि जब चेयरमैन साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन है बिलावल साहब बिकम द फॉरेन मिनिस्टर, उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल वो दौरों पर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जब आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह आज वापस आ जाएंगे, तो वो आकर सारे फैसले जो हैं हम उनके आगे रखेंगे। देन ही हैज द फाइनल नॉट, विल गेट द फाइनल नॉट फ्रॉम द चेयरमैन, और उसके बाद ये सारे मामला हो जाएंगे, पोर्टफोलियो के बारे में भी सारे चीजें डिसाइड हो जाएंगी। ठीक है गिलानी साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि इतनी तशहीर की गई तुर्की के दौरे की, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और आप वेबसाइट्स खोलें, न्यूज़पेपर्स देख लें, मल्टीपल पेजेस पे एड्स हैं एक अखबार के ऊपर, तो ये सही है? ये इसके लिए पैसा कहाँ से आया? देखिए जी, गवर्नमेंट के पास एक जो डिपार्टमेंट है मीडिया का, उसके पास बजट होता है फॉर एडवर्टाइजमेंट, और मैं समझता हूँ कि हमें बताना चाहिए आवाम को कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए क्या इक़दाम दे रही है, की बहुत ज़रूरत होती है, और इंशाल्लाह और उससे में बड़ा अफेक्ट भी पड़ता है आवाम का, और बिजनेस कम्युनिटी का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बहाल होता है कि देखिए हमारी लीडरशिप पाकिस्तान की आवाम की खातिर बाहर जाके फॉरेन लीडर्स के साथ इंगेजमेंट कर रही है, जो पाकिस्तान पिछले 4 सालों में एलियनेट हुआ है दुनिया में, उसको हम वो वापस अपनी स्पेस ले रहे हैं, पाकिस्तान अपनी वापस वो जो स्पेस ले रहा है उसको हम बताना तो चाहिए। तो आई थिंक ये दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। ठीक है गिलानी साहब, अभी ये जो पोल्स हैं इसमें सीट एडजस्टमेंट किस तरह से होगी? आपके इंटरेस्ट में क्या जाता है? किस सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं? ये जो बाय पोल्स है इसमें सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, और आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे करेंगे? जी, इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN की लीडरशिप ने एक कमेटी फॉर्म की हुई है, और वो कमेटी बैठ के इन 20 सीट्स के ऊपर सीट एडजस्टमेंट और सारी बातें तय करेंगी, और वो ये सारे मामला इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ दिनों में हल हो जाएंगे। और आपको लगता है कि PTI को टफ टाइम दे पाएंगे आपको, या आप बार बार डाइवर्ट हो जाएंगे बार बार उनकी लॉन्ग मार्च से? हमारी जो तमाम तरजीह है वो आवाम के मसाइल को हल करना है, जिसमें इन्फ्लेशन, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी, तो चीफ साहब ने बड़ा सख्ती से सबको कहा है कि जी हमारी पहली तरजीह, हम कोई इनसे डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, हम कोई नॉन इश्यूज की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहेंगे, जो PTI की पॉपुलैरिटी या PTI की जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है वो करें, वो बिल्कुल करते रहें, लेकिन हमें अगर वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे इन चीज़ों से, और हम अवामी मसाइल को भूल के इनके पीछे मीडिया पे बैठे रहेंगे, जिस तरह इन्होंने अपने अखबार में किया था, कोई गवर्नेंस नहीं थी, कोई डिलीवरी नहीं थी, सिर्फ जो तर्जमान थे वो TV पे बैठ के दूसरों को गालियां देते थे, वो काम हमने नहीं करना। हमारी डायरेक्शन का हमें पता है क्या मसाइल हैं पंजाब के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के। ठीक है गिलानी साहब, जब हमजा शहबाज कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं? साथ साथ आप लोगों से भी बात हो रही होती? आज पहली कैबिनेट मीटिंग थी, तमाम डिसीजन जो उन्होंने लिए हैं उसमें हमारे 2 मिनिस्टर से, मैं था और हसन मुश्ताक साहब थे, हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ कंसल्टेशन के साथ हमने आज सारे फैसले लिए हैं काबीना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हैदर गिलानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है आमिर सुल्तान साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर TRT हैं और तुर्की के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दौरे से, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर सुल्तान साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं कि तुर्की के अंदर क्या वाइब है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस दौरे से, और यहाँ पे तो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि $5 बिलियन ट्रेड करने का पोटेंशियल है तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर। जी, कल जब वज़ीर आज़म यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने मीटिंग की है वो तुर्किश पाकिस्तानी कम्युनिटी से की है। तो उस मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो यही इसी अज़म का इजहार किया कि जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं इनको तिजारत में तब्दील किया जाएगा, जिससे दोनों के जो कौम हैं वो फ़ायदा उठा सकें। उन बार बार इस बात को दोहराया भाई हम पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको $5 अरब तक लेके जाएंगे, और इसी सिलसिले में इन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और तुर्किश जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी जाहिर करने के हवाले, और शहबाज शरीफ ने इंश्योर किया है कि पाकिस्तान जो है बैरूनी सेफ है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मसलन अब तवानाई के शुबे को ले तो पाकिस्तान में एक एनर्जी क्राइसिस है बहुत ज़्यादा है। इसी तरह सियाहत के शुबे तो सियाहत में बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसी तरह आप नाम लेते जाएं, हेल्थ की बात करें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इन तमाम शोबाजात में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो तुर्क सरमायाकार हैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि उनकी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी वो सेफ होगी और हुकूमत पाकिस्तान जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इसी सिलसिले में उन्होंने कायदा ब्रीफिंग्स भी दी हैं कि पाकिस्तान किन शोबाजात में सरमायाकारी की जा सकती है और किन शोबाजात में सरमायादारी महफूज है। इसी तरह जो तुर्क कंपनियां ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके वफूद से भी वज़ीर आज़म ने पर्सनली मुलाकात की है और उन्हें ये श्योर कराया है कि अगर माजी के साथ कुछ मसाइल भी थे तो उनके तमाम मसाइल किए जाएंगे और ये जो सरमायाकारी है उसको मज़ीद महफूज बनाया जाएगा। ठीक है, अब किस तरह के मुआहदे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अलावा, और भी कुछ मुआहदे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तक तो जो है वज़ीर आज़म की जो सरमायाकार हैं इनसे मुलाकातें हुई हैं। थोड़ी देर में वज़ीर आज़म की मुलाकात तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुतवक्के है, जिसमें बैरूनी मसाइल या जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। स्पेशली जैसे यूक्रेन रशिया में सूरत हाल है, यमन में खाना जंगी है, या मिडल ईस्ट के जो मसाइल चल रहे हैं उन पे तफसीली बात की जाएगी, क्योंकि ये जो तमाम मसाइल हैं ये इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जब तक आप अमन व अमान की सूरत हाल की अगर आप बात करें वो सही नहीं होगी तो मईशत का मुस्तहकम होना जो है वो एक खाम। ठीक है आमिर सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया गया है इस दौरे को और बहुत ओवरवेलमिंगली एडवर्टाइज किया गया है कि क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। आप बताएं कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है? तुर्की में अगर हम हुकूमती सतह पे बात करें तो हुकूमती सतह पे जोश व खरोश पाया जाता है। जितने भी हुकूमती अरकान हैं या जो हुकूमत से मसलन उनके रजब तैयब एर्दोआन हैं या मेवत चावशोलू हैं या उनके दूसरे जो वज़रा हैं, तो वो हर जगह पे इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की को मौजूदा सूरत हाल में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनली जो मामलात चल रहे हैं उन में इन दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ होना इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर अवामी सतह पे बात करें तो अवामी सतह पे कुछ एरियाज़ में, क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी वायरल हुई जिनमें पाकिस्तानियों को जो है वो नफरत की निगाह से देखा गया। उनमें कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स का जो है उनकी वो मुलव्वस थे उसमें, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हैं से उन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं था। तो जो एक एंटी पाकिस्तान या एंटी टर्की लॉबी है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशन है उनको खराब करने
की एक जो लॉबी है, जो एक कोशिश है, वो भी जारी। तो उस ज़िम्न में भी इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है और ये एक मैसेज आएगा एंटी पाकिस्तान, एंटी टर्की लॉबी है कि पाकिस्तान और तुर्की आज भी एक दूसरे के इतने ही करीब से जितने ये सदियों से चले आ रहे हैं। ठीक है आमिर सुल्तान साहब, ये भी बताइएगा कि कैसी रही मुलाकात तुर्क वज़ीर ख़ारजा से शहबाज शरीफ साहब की? तुर्क वजीर खारजा से जो मुलाकात थी वो बहुत खुशगवार माहौल में हुई और उसमें जितने इंटरनेशनल मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए। और जो अभी वज़ीर आज़म का सऊदी अरेबिया का दौरा था, क्योंकि गिफ्ट आई है और दोबारा तुर्की, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो दोबारा से के करीब होते नजर आ रहे हैं। तो उस मुलाकात में ये भी चीज़ें वाज़ेह हुई और ये जो चारों पुराने एक दोस्त ममालिक हैं ये मजीद करीब आते नजर आ रहे हैं। ये ज्यादा अभी कुछ देर बाद सदर रजब तैयब एर्दोआन से वज़ीर आज़म की मुलाकात मुतवक्के है, तो उसमें मजीद जो है ये मामलात जो हैं डिस्कस किए। ठीक है आमिर, ये बताइएगा कि इस दौरे का इन्विटेशन कैसे इनिशिएट हुआ था? पहले बिलावल भुट्टो भी गए थे तुर्की, तो वो उनके उस दौरे की बुनियाद पे इसको डिसाइड किया गया या ये एक रूटीन मैटर था? कैसे प्लान हुआ है दौरा? ये दौरा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की दावत पर किया गया है। रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जिन दिनों पाकिस्तान में सियासी मसाइल चल रहे थे तो वो उसकी लम्हा बलम्हा जो है वो अपडेट दे रहे थे। तो अभी भी जैसे, क्योंकि शरीफ ख़ानदान या शरीफ फैमिली से सदर रजब तैयब एर्दोआन के अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, तो उस बुनियाद पर जैसे ही ये वज़ीर आज़म बने तो सदर रजब तैयब एर्दोआन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की आने की दावत दी। उसी दावत पे ये यहाँ तशरीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सुल्तान साहब, हमें आगाह कर रहे थे इस दौरे के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे पीटीआई के रहनुमा लालचंद वली साहब ने ज्वाइन किया, जो कि पार्लिमानी कमेटी बराए तवानाई के मेंबर भी रहे हैं और इस वक्त मुल्क में जो लोड शेडिंग का मसला है उस पर भी बात करते हैं कि ये क्यों है और असल में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, पिछली गवर्नमेंट का ज़्यादा कसूर था, ये क्या इशू है। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपने देखा है कि बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट है और बड़े और छोटे शहरों में 8 से 10 घंटे, कहीं 14 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो ये क्यों है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई की जाती है ज़्यादा या मौजूदा गवर्नमेंट की? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत है जो खुद को समझती थी कि हम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारे पास बड़ी टीम है, हम जो मुल्क की मामलात संभाल सकते हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। उनका असल चेहरा जो है वो अवाम के सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली इतनी पैदा हो रही थी कि हम रिलीफ दे रहे थे अवाम को कि जो जितनी स्लैब्स इंट्रोड्यूस हुए थे कि जो अगर आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको उस पर रिलीफ देंगे और वो डिस्काउंटेड बिजली होगी। और इसके बावजूद कि जो इनकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए हुए थे वो कैपेसिटी पेमेंट्स पे थे। यानी कि वो अगर बिजली पैदा करें या ना करें, लेकिन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको पेमेंट्स देनी थी और उसी वजह से ये बिजली महंगी हुई थी। इनकी वजह से ये बिजली आज भी महंगी है। ये मौजूदा जो हुकूमत आई तो इन्होंने आपने देखा कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी की सूरत इतनी बेहतर तो नहीं थी, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद हुआ ये कि इनसे 10-12 दिन एक तो कैबिनेट बनी नहीं और वफाकी हुकूमत वजूद में आई नहीं, और उसके बाद अगर आई भी तो इनको 1 महीने का टाइम लग गया जिसमें ये कोई फैसला कर नहीं सके। और फिर क्योंकि इनकी सिर्फ 1 वोट की जो है वो
अक्सरियत इस हुकूमत को हासिल है, ये शहबाज शरीफ ऑन हिज ओन कोई फैसला नहीं कर सकते। इनको सबसे कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम जाया हुआ, जिसकी वजह से ये ना LNG खरीद सके, ना टाइमली ये जो है उसको शुरू कर चुके। हपको पावर प्लांट समेत कई पावर प्लांट बंद हो गए, और ये सारा जो लोड शेडिंग का एक जो हमारे दौरे हुकूमत में नहीं थी, आपने 3.5 साल देखा हमने लोड शेडिंग नहीं की थी, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद फौरी तौर पे इनकी नाअहली की वजह से बिजली लोड शेडिंग ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हमाद अजहर साहब ये भी कहते रहे कि आपके रशिया के साथ तवानाई के प्रोडक्ट्स को लेके रहे हैं डील्स, जो कि फिर नहीं हो पाई इवेंचुअली। वो डील्स क्यों नहीं हो पाई? देखें, ये मौजूदा हुकूमत है, देखें हटाने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसको हटाने का एक वजह ये भी थी कि जो अमेरिका जो पोजीशंस ले रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं ले रही थी। वो एक आज़ादाना और खुद मुख्तियार फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन ले रही थी। लेकिन आपने देखा शहबाज शरीफ से आती या मौजूदा हुकूमत है जो अलाइड हुकूमत है, उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है, वो प्रो अमेरिका है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ादाना नहीं है, वो गुलामाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के प्राइम मिनिस्टर ने जब दौरा किया था इमरान खान साहब ने रूस का, तो लालचंद साहब आप अभी भी इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं, क्योंकि इस्तीफा तो मंजूर नहीं हुआ ना? जी, मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन हम इखलाकी तौर पे खुद को MNA नहीं कहते, क्योंकि हम अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तो फिर आप चूंकि ऐसी रेलेवेंट पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहे हैं, तो आप अखज़ क्या करते हैं? सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट है, इन्होंने टाइम पे डिसीजन नहीं लिए इसलिए लोड शेडिंग हो रही है और पेमेंट्स क्लियर नहीं की? इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनका डिसीजन पावर नहीं है, इन्होंने जो ये खुद फैसला करते हैं उसके लिए इनको टाइम दरकार होता है। यहाँ से एक फैसला करता है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज कुछ और फोर्स करते हैं। इनके इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई ये वाज़ा पॉलिसी नहीं है। और आप देखें कि बिजली पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रेज, यानी सबसे बड़ी प्राइसेस पर यूनिट ये हुकूमत बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। ये बमशेल किसी वक्त भी पाकिस्तानी अवाम पे ये लेकिन लालचंद साहब, ये आर्ग्यूमेंट आपको लगता है इसमें वजन है, क्योंकि आपकी भी तो कोalition गवर्नमेंट ही थी ना? देखिए, हमारी कोalition गवर्नमेंट जरूर थी, लेकिन हम किसी फॉरेन एक्टर की वजह से वो हुकूमत वजूद में नहीं आई थी। उसके फैसले इमरान खान करता था, ये एक फैसले नहीं कर पाते। एक तो ये इत्तेहादी इतने ज्यादा हैं, कोई 13-14 इनके इत्तेहादी हैं, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कन्विक्टेड खातून है मरीम नवाज साहिबा, वो उसने डेरे डाले हुए हैं, उसके एक अपनी डायरेक्शंस जा रही होती है मीडिया से लेके हर जो कार्य हुकूमत है उसमें उनकी डायरेक्शन अलग होती है, शहबाज शरीफ की अलग होती है और अलाइज की अलग होती है। तो फिर आपको नहीं लगता कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो आप इस्तीफे ना देते, आप असेंबली के अंदर रह के इनको टफ टाइम देते? आप असेंबली से भी बाहर निकल गए हैं, आपकी लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप लोग कुछ भी प्रैक्टिकली तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारे असेंबली में रहने से ये होता है, ये इंप्रेशन जाता कि हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कबूल करते हैं, हम चाहते थे हम इस्तीफे दें। ये हुकूमत, क्योंकि ये जो हुकूमत है जो खुद को कहती है कि बड़ी हम आइन का एहतराम करते हैं, जमहूरियत का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस्तीफे जो थे वो मंजूर हो चुके थे। जो कासिम सूरी साहब थे उन्होंने वो मंजूर कर लिए थे। लेकिन लालचंद साहब ये बताइएगा कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे PTI के दौर में तवानाई को लेके जो आप समझते हैं कि वो एक बेहतर इकदाम था जो किया गया था? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जो पहले जो इनके प्रोजेक्ट्स थे, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स कम नहीं है, हमारे यहाँ बिजली कैपेसिटी पैदा करने की कैपेसिटी कम नहीं है, मैनेजमेंट का इशू है। हम हुकूमत उसको अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी और मौजूदा हुकूमत जो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, इसी वजह से बिजली का क्राइसिस हुआ है और वही वजह है कि मुल्क में महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो लालचंद साहब आपको नहीं लगता कि ऐसे क्राइसिस में आपको वापस आके अपना काम करना चाहिए? देखिए, इस मुल्क में जो मौजूदा फिजा है उसमें ये एक यकीनी सूरत हाल बन चुकी है कि इस मुल्क के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक इलेक्शंस ना हो और आवाम से जो भी हुकूमत आए वो फ्रेश मैंडेट लेके आए
और एक जो इस मुल्क में एक फिजा बनी हुई है, और जिस तरह से जिस डुबियस, इलीगल, गैर कानूनी, गैर इखलाकी तरीके से एक फॉरेन साजिश के तरीके से जो पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया है, और ये मौजूदा जो हुकूमत है इम्पोर्टेड हुकूमत है, और जब तक ये रहेगी तो मैं नहीं समझता ये असेंबलीज भी, अगर ये असेंबली चले, ये तो बैठे हुए हैं, इनको अपोजिशन भी नहीं है, इनका कोई मुखालिफ भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि ये ना अहल लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ये आई सिर्फ इसलिए है कि ये अपने मसाइल हल करें। आप देखें, इन्होंने नैब का लॉ चेंज कर दिया है, इन्होंने इलेक्टोरल लॉज थे जो हमने रिगिंग खत्म करने के लिए ईवीएम्स लाए थे, वो ये खत्म कर चुके हैं, अब नैब को ये डिसफंक्शनल कर चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाने के लिए आए हैं, इनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है। वो बिलावल भुट्टो साहब जो सिंध से निकले थे महंगाई मार्च लेके और इस्लामाबाद पहुंचे थे, अब जो रोज घी की कीमतें 400 से 600 रुपए तक बढ़ चुकी हैं, आटा बढ़ चुका है, दालें बढ़ चुकी हैं, एक महंगाई का तूफान। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाल चंद साहब, पीटीआई के एमएनए रहे हैं और पार्लिमानी कमेटी बराए तवानाई में भी काम करते रहे, उनकी राय हम ले रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।